हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल जुडिशरी प्रेप हब। हम कर रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम की तैयारी, दैट इज जेडीए जेएलओ। तो अभी हमने जो अपना स्टार्ट किया था वो था राजस्थान टेनेंसी एक्ट 1955, जिसमें हम सेक्शन 92 तक कवर कर चुके थे और आज हम कवर करेंगे सेक्शन 93 से। अब देखिए, ये जो चैप्टर 9 है हमारा, ठीक है, चैप्टर 9 जो कि सेक्शन 93 से स्टार्ट हो रहा है, जो कि बात करता है डिटर्मिनेशन एंड मॉडिफिकेशन ऑफ रेंट। जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं उनको मैं ये बता देना चाहती हूँ कि ये चैप्टर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर, क्योंकि ये टेक्निकल है। ठीक है, अगर एक बार आपको इस पर कमांड हो गई तो ट्रस्ट में आपका बहुत ही ज्यादा अच्छी तरीके से तैयारी हो जाएगी, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से बनेगा। और थोड़ा सा ट्रिकी है ये जो एरिया है, यहाँ पर आपको कमांड बनाना बहुत जरूरी है और उसका सिर्फ एक ही तरीका है कि कैसे आपको इसको सिंपलीफाई तरीके से समझना पड़ेगा और कैसे एक एक एस्पेक्ट पर आपकी कमांड होनी चाहिए। ठीक है, मैंने ये जो आज नोट्स बनाए हैं बहुत ही ज्यादा सिंपल नोट्स बनाए हैं और हर एक एरिया को कवर किया है। ठीक है, जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लास्ट तक देखना। आपको खुद ही समझ आ जाएगा कि कितना यूजफुल था ये लेक्चर। ठीक है, ऐसा मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि जब मैंने इसके नोट्स प्रिपेयर किए थे तो मुझे ये अंदाजा हो गया था कि इसको मतलब बहुत ही ज्यादा बारीकी से और ध्यान से पढ़ाना चाहिए। इसको सिर्फ ऐसे ही अगर मैंने पढ़ा दिया तो ये जस्टिफिकेशन नहीं होगा, ना मेरे साथ ना आपके साथ, और ना ही मुझे सेटिस्फेक्शन मिलेगी कि अगर मैं आपको सिर्फ ऐसे ही मतलब बता देती हूँ और क्लैरिफाई नहीं करती हूँ। तो जितने भी स्टूडेंट हैं, ठीक है, इंग्लिश मीडियम के हों हिंदी मीडियम के, डजेंट मैटर, हम दोनों ही लैंग्वेज में पढ़ेंगे। नोट्स इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में रहेंगे, एग्जाम्पल के साथ पढ़ेंगे और एक अच्छी कमांड, ठीक है, इस एक्ट पर हम बनाएंगे जैसे कि हमने जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट पर बनाई थी। लेकिन मैं एक आप लोगों से बात करना चाहती हूँ कि मुझे कमेंट्स तो आ रहे हैं, ठीक है, अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं, आप बहुत पॉजिटिव कमेंट्स कर रहे हैं, लेकिन जितने उस पर व्यूज है ना उतने मुझे कमेंट्स नहीं आ रहे हैं। तो मैं चाहती हूँ कि अगर आपको कोई चीज समझ आ रही है तो टू कमेंट। उससे क्या है ना, थोड़ा सा एक्नॉलेजमेंट मिलता है, थोड़ा रिकॉग्नाइजेशन मिलता है कि ठीक है आप जो मेहनत कर रहे हैं। क्योंकि मैंने ऐसा कभी भी नहीं सोचा है कि मुझे आधा पढ़ाना है और आधा मैं कभी इन केस फ्यूचर में कोई बैच स्टार्ट करूंगी तब पढ़ाऊंगी। मैंने ऐसा कुछ नहीं सोचा है, मैं एक एक एस्पेक्ट को डील कर रही हूँ। ठीक है, तो अपना आप बेयर एक्ट निकाल लो। ठीक है, अपने साथ पेन लेकर बैठना है आपको। ठीक है, मेरे पास भी है। और जैसे जैसे मैं आपको बोल रही हूँ आपको वैसे वैसे नोट डाउन करना है, कोई जल्दबाजी नहीं है। ठीक है, आज हम सिर्फ इस ही चैप्टर को बहुत ही ध्यान से समझने वाले हैं। अब देखिए, तो सेक्शन 93 किस बारे में बात कर रहा है? लायबिलिटी फॉर पेमेंट ऑफ रेंट। ठीक है, लगान के संदाय का दायित्व। अब देखिए, इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट है, हिंदी मीडियम स्टूडेंट, आप ध्यान से सुनो, मैं एक बहुत ही नॉर्मल आपको समझाऊंगी। एवरी टेनेंट इज लीगली बाउंड टू पे रेंट अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। अब जितने भी टेनेंट हैं, ठीक है, अगर वो लैंड होल्डर की होल्डिंग को क्या कर रहे हैं, होल्ड कर रहे हैं, तो आपको रेंट तो देना पड़ेगा। ठीक है, अब आप रेंट कैसे देंगे? तो इसने एक्ट ने बताया आप रेंट देंगे इस एक्ट के जो प्रोविजंस कह रहे हैं उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये एक नॉर्मल सा सेक्शन है, जनरल सेक्शन है जो बता रहा है। लेकिन एक स्पेशल प्रोविजन है आबू, अजमेर और सनल एरियाज के टीनेंट्स के लिए। इन ये जो टीनेंट्स हैं, आबू के हों, अजमेर के हों, सनल एरियाज के हों, इनको बहुत बढ़िया प्रिविलेज मिला है। और मैंने तुम्हें बढ़िया प्रिविलेज से एक सेक्शन और याद कराया था, सेक्शन 15B, बी से बढ़िया। ठीक है, तो 15B में भी इन लोगों को, इन टेनेंट्स को एक स्पेशल प्रोविजन मिल रहा था, या स्पेशल जो है ट्रीटमेंट मिल रहा था कि अगर आप 1957 के समय में टेनेंट्स, तो आप ऑटोमेटिकली आपको खातेदार राइट्स मिल जाएंगे। यही तो पढ़ा था ना हमने सेक्शन 15B में। अब ऐसे ही सेक्शन 93 है, वो सेक्शन 93 ये कह रहा है, एक बार मैं कंफर्म करती हूँ ना, एक सेकेंड आप रुकना। 15B यस 1957 के तहत टाइम पर अगर कोई व्यक्ति था टेनेंट तो उसको ऑटोमेटिकली खातेदारी रेट मिल जाएंगे। अब है हमारा सेक्शन 93। हाँ, तो मैं ये कह रही थी कि अब जो आबू, अजमेर और सनल एरियाज में जो टेनेंट्स हैं, स्पेशल प्रोविजन ये है कि अगर
जैसे इस एक्ट ने तो बोला कि हर टेनेंट वो एक्ट पे करेगा जो इस एक्ट के तहत बताया गया, लेकिन इन टेनेंट्स को थोड़ा रिलैक्सेशन दिया और ये कहा कि बेशक से ये एक्ट आ गया है, कोई बात नहीं, अगर टेनेंट इन तीनों एरियाज के टेनेंट कोई रेंट पे कर रहे हैं तो वो वही पुराने रेट से रेंट को पे करते रहेंगे, ठीक है, until new rent is determined under this act और राजस्थान लैंड रेवेन्यू एक्ट। जब तक कि कोई नया रेंट डिसाइड नहीं हो जाता, इन तीनों एरियाज के जो टेनेंट्स है वो उसी ओल्ड रेट्स पर रेंट देते रहेंगे जब तक कि इस एक्ट के अंदर, इस एक्ट के तहत कोई नया रेंट नहीं आ जाता और राजस्थान लैंड रेवेन्यू एक्ट के तहत भी, ठीक है। राजस्थान लैंड रेवेन्यू एक्ट में भी हम क्या पढ़ते हैं, यही तो पढ़ते हैं ना कि आपको लैंड पर जो है लैंड है कोई, तो उस पर आपको रेवेन्यू देना पड़ेगा, ठीक है। तो वहां पर भी ऐसे ही जो है डिसाइड किया जाता है, लेकिन वहां पर सेटलमेंट के थ्रू होता है। सेटलमेंट का मतलब होता है कि लैंड जो है उसकी मतलब जो भूमि है वो कैसी है बेसिकली, ठीक है, मतलब उपजाऊ है, बंजर है, और उस पे कितना प्रोडक्टिविटी हो रहा है, नहीं हो रहा है, ठीक है, तो उस बेसिस पे एक सेटलमेंट होता है। तो कहा गया कि राजस्थान लैंड रेवेन्यू एक्ट है या फिर ये एक्ट है, अगर इसने कुछ एक्ट ने रेंट डिसाइड किया तभी उन पर अप्लाई होगा, वरना पुराने रेंट्स वो देते रहेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल, अजमेर का टेनेंट अभी 5, देखो मैंने ये इस तरीके से एग्जाम्पल लिखे हैं क्योंकि मुझे एक ना हिंदी मीडियम का स्टूडेंट है, उसने मुझे बोला था कि मैम आप ना हिंदी में भी बताया कीजिए, क्योंकि कभी कभी, क्योंकि हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स कभी कभी ऐसा भी तो हो सकता है ना गलत इंटरप्रिटेशन कर ले। तो फिर मैंने सोचा कि ये थोड़ा टेक्निकल है तो इसको हम एग्जैक्टली लिखेंगे, और ये तो फिर आपके लिए भी अच्छा है ना, कोई कंफ्यूजन रहेगा ही नहीं। अब देखिए, अजमेर का टेनेंट है, अभी 5,000 रुपए दे रहा है, ठीक है, तो जब नया रेंट तय नहीं होता वो 500 रुपए ही चलता रहेगा रेंट, ठीक है। अब इसका देखो, बेसिकली हम यही तो पढ़ रहे हैं ना, एग्रीकल्चरल लैंड के बारे में पढ़ रहे हैं। एग्रीकल्चरल लैंड है तो उसको टीनेंट या सब टीनेंट को दे दिया है, ठीक है, उससे खेती कर रहा है, फ्री में थोड़ी ना करेंगे, पैसे तो देंगे, रेंट तो देंगे। अब वो रेंट कैसे पे किया जाएगा, कितना होगा, वो ये सेक्शन डील कर रहा है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 93 ने तो प्रोविजन, जो 93 है वो तो जनरल प्रोविजन है, उसने एक सिंपल सी बात बोल दी कि रेंट उतना पे किया जाएगा जितना ये एक्ट बता रहा है, लेकिन जो आबू, अजमेर और सनल एरियाज के जो टेनेंट्स है उन पे वही पुराना रेंट चलेगा जब तक कि कुछ नया डिसाइड नहीं हो जाता इस एक्ट के थ्रू और राजस्थान लैंड रेवेन्यू एक्ट के थ्रू। सिंपल, सेक्शन 93 कंप्लीट हो गया आपको। अब देखिए इसका एमसीक्यू, टीनेंट इज लायबल टू पे रेंट एज पर दिस एक्ट। अब सेक्शन 94 कहता है इनिशियल रेंट, ठीक है। अब सेक्शन 94 कह रहा है कि जो प्रारंभिक लगान है, जब लैंड होल्डर ने अपनी लैंड जब टीनेंट को दी तो पहली बार जो टीनेंट रेंट पे करेगा वो कितना होगा। तो कहा गया कि जो टीनेंट जब एडमिट हो रहा है लैंड पर, तो रेंट को डिसाइड पहली बार तब कैसे किया जाएगा, एक अग्रीमेंट के बीच, जिस लैंड होल्डर की लैंड है उसके और जो ले रहा है टीनेंट उस लैंड को, उन दोनों के बीच अग्रीमेंट से इनिशियल रेंट को तय किया जाएगा, ठीक है। तो अब इनिशियल रेंट की बात हो रही है सेक्शन 94 में। जब काश्तकार को जमीन दी जाती है तो किराया आपसी समझौते से तय हो जाता है। जैसे लैंड होल्डर ने और टेनेंट ने एग्री कर लिया है कि ठीक है, अब हम 7,000 रुपए ईयरली रेंट जो है टेनेंट देगा और लैंड लॉर्ड जो है लैंड होल्डर वो लेगा। अब देखिए इनिशियल रेंट को कौन फिक्स कर रहा है, ये क्वेश्चन बन सकता है। अभी आपको इजी लग रहा है कि इनिशियल रेंट, लेकिन याद रखना इनिशियल जो रेंट होता है वो अग्रीमेंट से टेनेंट और लैंड होल्डर खुद ही डिसाइड करते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा सेक्शन 95 प्रिजम्पशन एज टू रेंट, ठीक है, लगान के बारे में उपधारणा। अब ये जो रेंट हमने डिसाइड किया है इसके बारे में उपधारणा क्या रहेगी, प्रिजम्पशन क्या रहेगी। तो कहा गया जो सेक्शन 94 के अंदर आपने रेंट डिसाइड किया है ना टेनेंट और लैंडलॉर्ड, हम ऐसा मानेंगे कि ये करेक्ट है, ठीक है। क्या अवधारणा की जाएगी कि बिल्कुल सही रेंट है जब तक कि कोर्ट उसको चेंज ना कर दे, ठीक है, जब तक कि उसको लीगली चेंज ना किया जाए तब तक वो इनिशियल रेंट जो है आपने खुद से तय किया है अग्रीमेंट से, वो उसको हम कैसा मानेंगे, उसको हम सही मानेंगे, ठीक है। जैसे कि एग्रीमेंट से हमने तय किया कि 8,000 रुपए रेंट जाएगा, तो अब जब तक कोर्ट चेंज नहीं कर रहा तब तक ये वैलिड रहेगा। तो रेंट को प्रिज्यूम कैसे किया जाता है, रेज्यूम जो रेंट उसको करेक्ट प्रिज्यूम किया जाता है अंडर सेक्शन 94, ठीक है, अंडर सेक्शन 95 ऑफ सेक्शन 94, क्योंकि 94 में हमने तय किया और 95 में उसकी प्रिजम्पशन की, ठीक है।
सेक्शन 96 मैक्सिमम कैश रेंट गवर्नमेंट लैंड पर। अगर गवर्नमेंट लैंड है तो उस पे आप ज्यादा से ज्यादा कितना रेंट ले सकते हैं, ठीक है, गवर्नमेंट ज्यादा से ज्यादा कितना रेंट ले सकती है। तो इसके बारे में क्या कहा गया, सरकार द्वारा वसूलिए अधिकतम नगद लगान, ठीक है, सरकार सबसे ज्यादा कितना जो है अधिकतम जो नगद लगान है वो कितना वसूल कर सकती है। तो देखिए, जब टेनेंट ने लैंड को डायरेक्टली स्टेट गवर्नमेंट से लिया है, ठीक है, डायरेक्टली स्टेट गवर्नमेंट से लिया है, बीच में लैंड जो होल्डर है उसका कोई रोल नहीं है, टेनेंट ने डायरेक्टली स्टेट गवर्नमेंट से लिया है, उस केस में अगर रेंट ऑलरेडी सेटल्ड है तो सेम एज लास्ट सेटलमेंट रेट। देखो, इसमें कहा गया जैसे कि अब टेनेंट गवर्नमेंट लैंड थी, ठीक है, अभी किसी और टेनेंट को दे रहे हैं, लेकिन उससे पहले उस लैंड पर, ठीक है, कोई और जो टेनेंट था वो रेंट दे रहा है, ठीक है, वो क्या है, रेंट दे रहा होगा, तो इसका मतलब रेंट पहले से सेटल्ड था। तो अब जब पहले से सेटल्ड था तो जब हम दूसरे टेनेंट को दे रहे हैं तो मैक्सिमम रेंट हम उतना ही ले सकते हैं जितना कि रेंट ऑलरेडी सेटल्ड था, एज सेम एज लास्ट सेटलमेंट रेट। सेटलमेंट रेट वही होता है जब गवर्नमेंट क्या करती है, लैंड पर सर्वे करके फिर उसका मतलब भूमि को देख के कि कितनी उपजाऊ है और कितनी नहीं है, फिर एक मतलब अमाउंट निकालती है कि ये इस लैंड का जो है रेवेन्यू रहेगा, ठीक है, एक तरीके से हम जैसे टैक्स बोलते हैं कि आपको इस लैंड का इतना पैसा देना होगा। तो अगर वो ऑलरेडी सेटल्ड था तो फिर तो उस टेनेंट को उतना पैसा देना होगा, और अगर नहीं सेटल्ड था, ऐसा भी तो हो सकता है कि लैंड वो पहली बार ऐसा हो रही है, गवर्नमेंट उस लैंड को पहली बार टेनेंसी पे दे रही है, उस केस में तो उसके पास की जो लैंड है उस पे क्या रेट चल रहा है उसी के अकॉर्डिंग फिर उस टेनेंट से उस लैंड का क्या लिया जाएगा, रेंट लिया जाएगा। तो इस तरीके से डिसाइड करेंगे, सिंपल है बेसिकली, ठीक है। 96 में कि जो सेटल्ड रेट है और सेटल्ड था रेंट उस हिसाब से लेंगे, और नहीं है तो उसका नेबरहुड में जो लैंड है उस वो कितना पे कर रहा है उस हिसाब से। जैसे गवर्नमेंट लैंड है तो नियर बाय लैंड जो रेट चल रहा है वो 6,000 रुपए चल रहा है, तो टीनेंट है उससे भी ज्यादा से ज्यादा आप 6,000 रुपए ले सकते हैं क्योंकि मैक्सिमम है, ठीक है। उसके बाद मैक्सिमम रेंट बाय गवर्नमेंट इज बेस्ड ऑन मार्केट वैल्यू, अग्रीमेंट, सेटलमेंट रेट या कोर्ट। तो जो सेटलमेंट रेट चल रहा है, जो सर्वे वगैरह होने के बाद गवर्नमेंट डिसाइड करती है, ठीक है, तो उस हिसाब से मैक्सिमम रेंट भी डिसाइड किया जाएगा। अब देखो, अथॉरिटी टू प्रिस्क्राइब मैक्सिमम कैश रेंट, ठीक है, अधिकतम नगद लगान विहित करने का प्राधिकार। अब स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो फिक्स कर दे कि देखिए आप कितना ज्यादा से ज्यादा कितना रेंट जो है कैश में ले सकते हैं। स्टेट गवर्नमेंट ने अपना तो बता दिया कि अगर हमारी लैंड पर कोई टेनेंट आ रहा है तो जितना लास्ट सेटलमेंट रेट चल रहा था उसके अकॉर्डिंग लेंगे, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट ने ये भी बताया कि अगर टेनेंट हमसे डायरेक्ट लैंड नहीं ले रहा है, स्टेट होल्डर से ले रहा है टेनेंट, या फिर सब टेनेंट टेनेंट से लैंड ले रहा है, उस केस में मैक्सिमम जो कैश रेंट लिया जाएगा, स्टेट होल्डर जो लेगा रेंट टेनेंट से और जो टेनेंट लेगा सब टेनेंट से, वो हम सेक्शन 98, 99 और 100 में बताएंगे कि वो मैक्सिमम कितना हो सकता है। और इसका प्रोविजो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसने ये कहा कि दिस अप्लाइज इवन इफ देयर इज एनी कस्टम, अग्रीमेंट और लॉ, कि कोई भी कस्टम और कोई भी अग्रीमेंट और कोई भी लॉ हो, ठीक है, वो भी उस मतलब वो भी नहीं मानेंगे। ये सेक्शन उस कस्टम पर भी अप्लाई होगा, उस अग्रीमेंट पर भी अप्लाई होगा, उस लॉ पर भी अप्लाई होगा। इसका मतलब कस्टम की कोई वैल्यू नहीं है, आप अग्रीमेंट करके कितना भी किराया जो है निर्धारण कर लो, कोई वैल्यू नहीं है, और कोई भी लॉ कुछ भी कह रहा है, कोई वैल्यू नहीं है। हम बताएंगे कि स्टेट होल्डर टेनेंट से ज्यादा कितना किराया ले सकता है, या फिर टेनेंट सब टेनेंट से ज्यादा कितना किराया ले सकता है, ये स्टेट गवर्नमेंट बताएगी, ठीक है। क्योंकि अगर पहले कस्टम था कि आप 10 गुना ज्यादा मतलब रेंट ले सकते हैं, तो कस्टम था खत्म, अब स्टेट गवर्नमेंट बताएगी कि कितना ले सकते हैं, ठीक है। तो ये 97 कैसा एक जनरल प्रोविजन है जो बता रहे हैं, जैसे अग्रीमेंट में किराया 20,000 रुपए लिखा है, लेकिन सरकार ने तो अधिकतम 15,000 तय किया कि आप ज्यादा 15,000 रुपए रेंट ले सकते हैं, तो फिर 15,000 ही मान्य होगा, ठीक है। तो मैक्सिमम रेंट कौन प्रिस्क्राइब करता है, स्टेट गवर्नमेंट। अब देखिए सेक्शन 98, मैक्सिमम रेंट वेयर लैंड रेवेन्यू सेटल्ड। अब मैक्सिमम रेंट कितना हो सकता है अगर लैंड रेवेन्यू सेटल्ड है। देखो मैं एक एग्जांपल देती हूँ आपको, जैसे कि क्या होता है कि जब लैंड को हम स्टेट गवर्नमेंट से डायरेक्ट लेते हैं,
ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट से जब हम लैंड डायरेक्ट ले रहे हैं तो स्टेट गवर्नमेंट ने उस पर जो उसका जो लैंड है उसका जो है रेवेन्यू कितना होगा वो सेटल कर रखा होगा पहले से, जैसे कि अभी हमने पढ़ा ऊपर। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है ना कि अब जो लैंड है हम स्टेट होल्डर से ले रहे हैं, तो स्टेट होल्डर कितना रेंट लेगा। तो अब उसी बात को यहां पर बताया गया है, वेयर लैंड रेवेन्यू इज ऑलरेडी सेटल्ड तो मैक्सिमम रेंट कैन नॉट एक्सीड 3 टाइम्स ऑफ लैंड रेवेन्यू। तो फिर मैक्सिमम रेंट उसका लैंड रेवेन्यू से 3 टाइम्स तक ही हो सकता है, उससे ज्यादा एक्सीड नहीं करेगा। जैसे कि एक लैंड है, जैसे कि लैंड्स हैं, ठीक है, तो जो उस पर स्टेट गवर्नमेंट ने रेवेन्यू सेटल किया है वो है कि इस लैंड से हम 1,000 रुपए लैंड रेवेन्यू लेंगे। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट ने ये फिक्स कर दिया कि इस लैंड पर जो भी आएगा वो हमें जो लैंड रेवेन्यू देगा वो 1,000 रुपए देगा। अब क्या हुआ कि वो जो लैंड है, ठीक है, अब उस लैंड पर अगर कोई स्टेट होल्डर आ गया, अब वो आगे टीनेंसी में उसको दे रहा है लैंड को, तो स्टेट गवर्नमेंट ने कितना लैंड रेवेन्यू सेटल्ड किया था 1,000। ठीक है, अब जब वो टीनेंसी में आगे दे रहा है, अब वो उस टीनेंट से कितना रेंट जो है ले सकता है, तो मैक्सिमम 3 टाइम्स उस लैंड रेवेन्यू का। जैसे कि लैंड रेवेन्यू तो है 2,000 रुपए, ठीक है, तो अब लैंड रेवेन्यू तो 2,000 रुपए उस लैंड का। अब उस लैंड को अगर आप टीनेंसी में दे रहे हैं तो फिर कितना रेंट ले सकते हैं जो स्टेट होल्डर है उस टीनेंट से, तो 2 इंटू 3 6, तो 6,000। तो मैक्सिमम रेंट लिमिट कितनी है 3 टाइम्स। ठीक है, मैक्सिमम रेंट लिमिट कितनी है 3 टाइम्स ऑफ लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट। ये भी पता होना चाहिए कि 3 टाइम्स किसका, तो 3 टाइम्स लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट का। ठीक है, अब सेक्शन 99 बात करता है मैक्सिमम रेंट कितना ले सकते हैं सब टीनेंट से। अब देखिए, जब एस्टेट होल्डर है, ठीक है, एस्टेट होल्डर है और वो जब टीनेंसी पर अपनी जमीन को दे रहा है टीनेंट को, तो वो कितना रेंट ले सकता है 3 टाइम्स ऑफ जो लास्ट सेटलमेंट, 3 टाइम्स ऑफ लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट। वो तो एस्टेट होल्डर टीनेंट से ले रहा था। अब बात है, अब अगर वो टीनेंट आगे सब टीनेंट को दे रहा है उस लैंड को, तो उस सब टीनेंट से मैक्सिमम कितना ले सकते हैं। तो फिर कहा गया टीनेंट कैन नॉट चार्ज मोर देन ट्वाइस द रेंट फ्रॉम सब टीनेंट। अब वो कितना टीनेंट रेंट दे रहा था 3 टाइम्स, मतलब वो 6,000 रुपए दे रहा था। अब वो क्या कर सकता है, जो उसका रेंट है 6,000 का, उसका 2 टाइम्स मतलब 12,000 रुपए में सब टीनेंसी पर आगे दे सकता है। जैसे कि टीनेंट अगर पे कर रहा है तो 5,000, तो 5 इंटू 2 10,000 रुपीज। समझ आया। जैसे कि गवर्नमेंट की लैंड है, उसमें गवर्नमेंट ने बोला कि देखो इस लैंड का आप हमें जो रेवेन्यू है, रेवेन्यू 2,000 रुपए दे दिया करना। ठीक है, इस लैंड का जो आप रेवेन्यू है वो आप 2,000 रुपए दे दिया करना। अब वो लैंड को क्या किया, एस्टेट होल्डर ने ले लिया। अब एस्टेट होल्डर ने ले लिया तो एस्टेट होल्डर तो 2,000 रुपए देगा ही ना उस लैंड का। अब जब स्टेट होल्डर ने लिया तो उसने आगे टीनेंसी पे दे दिया कि ठीक है आप टेनेंट जी आप इस पर अपना खेती करिए, कुछ भी करिए, लेकिन आप मुझे इसका कितना किराया देंगे। तो कितना बोला गया कि जितना आप लैंड रेवेन्यू का सेटलमेंट है उससे ज्यादा 3 उसका 3 टाइम्स कर सकते हैं। तो उसने ऐसा किया कि 2 इंटू 3 6,000। तो टेनेंट से बोला कि आप मुझे इस लैंड पर 6,000 रुपए किराया देंगे। अब टीनेंट ने सोचा कि ठीक है, मैं तो उसको 6,000 रुपए टीनेंट जो है, मैं टीनेंट हूं, मैं इसको 6,000 रुपए एस्टेट होल्डर को दे दूंगा, लेकिन मैं खुद खेती नहीं करता, ऐसा करता हूँ मैं इसको सब टीनेंसी पे दे देता हूँ। अब उसने सब टीनेंट को वो लैंड दे दी, ठीक है, खेती करने के लिए। अब यहाँ पे टीनेंट कितने दे रहा था, टीनेंट दे रहा था 6,000 रुपए। अब 6,000 रुपए तो टीनेंट को ऑलरेडी उसको एस्टेट होल्डर को देने ही देने हैं। अब वो आगे क्या करेगा, तो वो कहेगा सब टीनेंट ठीक है आप इस लैंड को ले लीजिए, और ज्यादा से ज्यादा कितना रेंट लेगा वो, तो 6,000 इंटू 2 टाइम्स कितना हो गया 12,000 रुपए। तो फिर वो ज्यादा से ज्यादा सब टीनेंट से 12,000 रुपए जो है किराया उस लैंड का ले सकता है। आ गया समझ। अगर आपको इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है, ये ही इसका जो है की पॉइंट है जो आपको समझना चाहिए कि कैसे तो
जो लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट है वो हो रहा है, फिर कैसे उसको आप टेनेंसी पे दे रहे हैं तो कितना टाइम्स दे रहे हैं, और जब सब टेनेंसी पे दे रहे हैं तो कितना टाइम्स दे रहे हैं। ठीक है, तो जब आप सब टेनेंसी पे दे रहे हैं लैंड को, तो मैक्सिमम रेंट कितना होगा, डबल। ठीक है, लेकिन किसका डबल, ऑफ टेनेंट जो रेंट अमाउंट जो है पे कर रहा था, सेटलमेंट का नहीं। ठीक है, किसका, ट्वाइस द रेंट, ट्वाइस द रेंट। और यहाँ पे था 3 टाइम्स ऑफ लैंड रेवेन्यू। डिफरेंस समझ लो। जितने भी स्टूडेंट ये वीडियो को देख रहे हैं, आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए कि जो सेक्शन 98 है, ठीक है, जो सेक्शन 98 है उसने 3 टाइम्स ऑफ लैंड रेवेन्यू की बात की है, और जो सेक्शन 99 है उसने ट्वाइस ऑफ रेंट की बात की है। किससे, उसने फ्रॉम सब टेनेंट से बात की है। ठीक है, और इसने किससे बात की है, 3 टाइम्स ऑफ लैंड रेवेन्यू बाय एन एस्टेट होल्डर। एक बार आप ये सेक्शन पढ़ो। In areas where land revenue has been settled and rent is payable by tenant in cash, the maximum rent recovered by estate holder shall be prescribed by state government, keeping in view the amount of land revenue and other agriculture conditions shall not be more than 3 times. ठीक है, और अगर सेक्शन 99 देखेंगे, इन एरियाज वेयर रेंट हैज बीन सेटल्ड एंड सब टेनेंट पे रेंट इन कैश, द मैक्सिमम रेंट रिकवर बाय टेनेंट फ्रॉम हिज सब टेनेंट शैल बी प्रिस्क्राइब्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट सो दैट इट डज नॉट एक्सीड ट्वाइस द अमाउंट पेबल बाय सच टेनेंट। ठीक है, तो ये आपको अच्छे से समझ आ गया है, और कोई भी इसमें टेक्निकल एस्पेक्ट नहीं है। तो मैक्सिमम रेंट इज 2 टाइम्स। अब है सेक्शन 99, ये जो कि हमने अभी कवर कर लिया है। सेक्शन 100, हायर मैक्सिमम इन स्पेशल केसेस। अब ज्यादा से ज्यादा जो एस्टेट होल्डर है वो कितना रेंट ले सकता है, ज्यादा से ज्यादा। अभी तक जो हमने बात की थी सेक्शन 98 और सेक्शन 99 में, तो ज्यादा से ज्यादा कितना ले रहा था जो लैंड होल्डर है, ज्यादा से ज्यादा 3 टाइम्स ले रहा था टीनेंट से। और जो टीनेंट है, तो टीनेंट भी तो लैंड होल्डर ही हुआ ना, अगर वो सब टीनेंट से रेंट ले रहा है तो ज्यादा से ज्यादा 2 टाइम्स ले रहा था। अब देखो सेक्शन 100 कितना इंपॉर्टेंट है, वो ये कह रहा है अगर कोई स्पेशल केस है, फिर क्या, स्पेशल केस मतलब जो यहाँ पर एस्टेट होल्डर है वो टीनेंसी पे दे रहा है अपनी लैंड को, एस्टेट होल्डर ही समझ लो विडो है, ये एस्टेट होल्डर ही समझ लो माइनर है, फिर उसको तो थोड़ा ज्यादा रेंट मिलना चाहिए ना, क्योंकि वो स्पेशल कंडीशन में आ रही है, विडो है, उसके पास अर्निंग का कोई और साधन नहीं है, वो तो टोटली इस लैंड पर जो है उस पूरी इसी लैंड पर अपना खर्चा पानी चला रही है। ठीक है, डिपेंड है पूरा, वो जो विडो है इस लैंड पर ही डिपेंड है। फिर तो कहा गया सेक्शन 100 में कि उसके लिए एक और हम हायर मैक्सिमम ला रहे हैं। वो था सिर्फ मैक्सिमम सेक्शन 98 सेक्शन 99 में, सेक्शन 100 ले आया हायर मैक्सिमम। अब सुनिए कितना, in special cases maximum rent can go up to 1.5 times। अब हायर मैक्सिमम कितना हो रहा है, 1.5 टाइम्स। किसका, देखिए एप्लीकेबल इन अर्बन एरियाज, क्योंकि अर्बन एरियाज होते हैं वहां पर लैंड जो होती है वो थोड़ी महंगी होती है, तो अगर आप अर्बन एरिया में लैंड ले रहे हैं तो आपको और ज्यादा जो है रेंट पे करना होगा। अगर आप किसी विडो से मतलब लैंड जो है ले रहे हैं और फिर उस पर टेनेंसी कर रहे हैं तो आपको ज्यादा रेंट पे करना होगा उस विडो को। अगर आप किसी माइनर से जो है लैंड ले रहे हैं, है ना, तो आपको उस माइनर को ज्यादा पे करना होगा, हायर मैक्सिमम पे करना होगा। डिसेबल पर्सन से ले रहे हैं तो, या फिर स्टूडेंट जो है 25 साल से कम उम्र का है, इस केस में क्या है, आपका रेंट 1.5 गुना और ज्यादा हो सकता है, बढ़ सकता है। वो 3 गुना और 2 गुना तो हो सकता है, उसके अलावा 1.5 गुना और हो सकता है। ये सेक्शन 100 बात करता है। जैसे कि नॉर्मल मैक्सिमम रेंट कितना हो सकता है, 6,000 रुपए हो सकता है। नॉर्मल मैक्सिमम रेंट की बात करूं मैं, जैसे कि लैंड जो रेवेन्यू सेटलमेंट है वो 2,000 रुपए है, और ज्यादा से ज्यादा आप उस पर कितना ले सकते हैं, 3 टाइम्स, तो 6,000 हो गया। अब उस 6,000 पर हम 1.5 गुना और ज्यादा कर सकते अगर वो जो लैंड है वो इनमें से किसी की है, तो कितना हो गया, स्पेशल केसेस में वो हो गया 9,000। ठीक है, तो हायर रेंट अलाउड कितना होता है, 1.5 टाइम्स। ये सब मार्क करते जाना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
देखिए एक और चीज मैं बता देती हूँ। अब यहाँ पर ये जो हमने लिखा है ना कि अर्बन एरियाज में, तो ये सेक्शन 100 में ना अर्बन एरिया क्या होगा उसको भी बताया हुआ है। वो ये है, अर्बन एरिया इन दिस सेक्शन मीन्स एन एरिया कंसिस्टिंग ऑफ आबादी एज वेल एज एग्रीकल्चरल लैंड विद इन 2 माइल्स ऑफ टाउन। ठीक है, अगर 2 माइल्स का जो एरिया है उसमें आबादी भी है और एग्रीकल्चरल लैंड भी है, ठीक है, और पॉपुलेशन 15,000 से कम नहीं है तो हम उसको अर्बन एरिया बोल देंगे। ठीक है, मतलब 2 माइल्स के एरिया में 15,000 से कम लोग नहीं है और वो एरिया जो है उसमें आबादी भी है और उसमें एग्रीकल्चरल लैंड भी है तो हम उसको अर्बन एरिया बोलेंगे। ठीक है, अब उसके बाद है हमारा सेक्शन 101। इतना समझ आ रहा है ना आपको? अगर आपको इतना भी समझ आ गया तो आप ये समझ लो कि आप जो और स्टूडेंट्स हैं ना उनसे लीडिंग चल रहे, मतलब लीड कर रहे हैं, क्योंकि इतना कॉन्सेप्ट तो आपको ना सिर्फ बैच होता है ना उसी में समझाया जाता है। डायरेक्ट ऑनलाइन क्लासेस जो होती हैं फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस, उसमें डायरेक्ट सब कुछ नहीं पढ़ाया जाता है, कोई ना कोई पॉइंट जरूर छोड़ा जाता है ताकि बच्चे जो हैं वो बैच ज्वाइन करें। फिलहाल मैं अभी आपको हर एक एस्पेक्ट को कवर करा रही हूँ। ठीक है, और हो सकता है कि मैं एक JLO के लिए रैपिड रिवीजन बैच लेकर आऊं 1 महीने पहले, लेकिन उससे पहले मैं आपका सारा कोर्स यहाँ कंप्लीट करा दूंगी। फिर जो भी स्टूडेंट इंटरेस्टेड है, जिनको ये मतलब जो ये चाहते कि हमारा 100% सिलेक्शन हो, वो उस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। उसका नॉमिनल चार्ज रहेगा, मैं ज्यादा चार्ज नहीं करूंगी क्योंकि फिर उसको उस पर्सपेक्टिव से मुझे उस बैच को क्रिएट करना है जिसमें मैं एंड नंबर ऑफ MCQs लेकर आऊंगी विद सॉल्यूशन, विद एक्सप्लेनेशन, विद एग्जाम्पल्स। फिर क्या होगा कि 100% आप क्या है उस एग्जाम को क्लियर कर लेंगे। मतलब इतना मैं एफर्ट्स लगा दूंगी कि आपका कोई भी माइनर लॉ में तो ऐसा होगा ही नहीं कि आपका गलती से भी कोई एस्पेक्ट छूट जाए, सब कुछ कवर। और हमेशा जब मेरिट में वही बच्चे आते हैं जिनका माइनर जो है स्ट्रांग होता है, क्योंकि मेजर सबको आता है। आपको अपना माइनर स्ट्रांग करना है और जो इंग्लिश और हिंदी है उसकी क्लासेस में डालती रहूंगी। ठीक है, तो एक बार हम डिस्कस और कर लेंगे इस बारे में। मैं लाइव आऊंगी, ठीक है, लाइव में आऊंगी संडे। ठीक है, तो फिर आप अपना कमेंट जरूर बताना कि इस बैच में को हम और कैसे ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। ठीक है, और आप ही बता देना कि उसका कितना प्राइस होना चाहिए 1 महीने के लिए। मतलब इतनी शानदार क्लास लगाएंगे ना, 1 to 1 अपना डिस्कशन करेंगे लाइव आकर। ठीक है, मैं MCQs क्वेश्चंस पूछूंगी, आपको आंसर्स देने हैं, विद एग्जांपल्स बताऊंगी, विद एक्सप्लेनेशन बताऊंगी कैसे उसको कनेक्ट करना है। मतलब बहुत ही एक प्रोडक्टिविटी वाली आपकी क्लास हो जाएगी वो। ठीक है, अब हम सेक्शन 101 पर, मैक्सिमम नॉट टू ऑपरेट फॉर इंक्रीज ओवर प्रेजेंट रेंट। अधिकतम का वर्तमान लगान दर वृद्धि में, अधिकतम का वर्तमान लगान दर में वृद्धि के लिए प्रभावी ना होता। अब ये सेक्शन क्या कह रहा है? वो ये कहता है इफ अ टेनेंट वाज ऑलरेडी पेइंग रेंट लोअर देन द प्रिस्क्राइब्ड मैक्सिमम एट द टाइम ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ द एक्ट। जब ये एक्ट आया तो जो एक टेनेंट था वो ऑलरेडी क्या कर रहा था? रेंट पे कर रहा था, और वो जो रेंट पे कर रहा था ना वो मैक्सिमम से कम था। जैसे कि वो रेंट पे कर रहा था 3,000 रुपए और मैक्सिमम कितना हो सकता था? 6,000 रुपए रेंट। अगर लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट 2,000 रुपए है, ठीक है, तो मैक्सिमम रेंट उस लैंड पर कितना हो सकता है? 6,000 रुपीज। लेकिन वो रेंट पे कर रहा है ऑलरेडी 3,000। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जैसे ही ये जो एक्ट है कमेंसमेंट में आता है तो वो जो रेंट पे कर रहा था कम, वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगा? नहीं, इस सेक्शन ने कहा कि जो मैक्सिमम लिमिट है इसका मतलब ये नहीं है कि ऑटोमेटिकली जो कम रेंट है वो इंक्रीज हो जाएगा। नहीं, हमने एक आपको आइडिया दे दिया कि आप इस रेंट से ज्यादा, इस मैक्सिमम रेंट से ज्यादा आप चार्ज नहीं करिएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जैसे ही ये रेंट हमने बताया और ये एक्ट कमेंसमेंट में आया आप फटाफट से जो कम रेंट ले रहे थे उसको इंक्रीज कर दे। नहीं, ऑटोमेटिकली इंक्रीज नहीं कर रहे हैं। ठीक है, बस आपको आइडिया दे दिया है। ठीक है, तो टेनेंट जो ऑलरेडी रेंट जो है वो लो पे कर रहे हैं at that than the prescribed maximum at the time of commencement of this act, then the maximum limit will not automatically increase his rent। जैसे मैक्सिमम रेंट अलाउड है 6,000 रुपए, टेनेंट पे कर रहा है 4,000 रुपए, तो रेंट ऑटोमेटिकली 6,000 रुपए नहीं हो जाएगा। तो मैक्सिमम लिमिट विल नॉट इंक्रीज रेंट ऑटोमेटिकली। ठीक है, उसके बाद है हमारा सेक्शन 101A।
एक्सेप्शन फॉर फ्रूट ट्री लैंड। अब देखिए इस ये सिंपल सा सेक्शन है जो गैर बंदोबस्त शुदा भूमियों में फलवार वृक्षों वाली भूमियों पर अधिकतम संबंधी उपबंधों को लागू ना होना। प्रोविजन एज टू मैक्सिमम not to apply to lands under fruit trees on unsettled lands. The provision of section 98, 99 and 100 shall not apply to lands which are under fruit trees and in respect of which land revenue has not been settled. अब देखिए हम मैक्सिमम किसका निकाल रहे थे, जो 3 टाइम मैक्सिमम है किसका निकाल रहे थे, वो हम लैंड रेवेन्यू जो सेटलमेंट हो चुकी है, जिस लैंड का जो है रेवेन्यू सेटलमेंट हो चुका है उसी लैंड पर हम मैक्सिमम निकाल रहे थे। ठीक है, अब कहा गया कि अगर कोई दो कंडीशन बताई गई, पहली कि जो लैंड है, ठीक है, एक तो वो अंडर फ्रूट ट्रीज है, ठीक है, साथ के साथ उस लैंड का अभी तक क्या है, रेवेन्यू सेटल नहीं हुआ है। तो जब ये अगर दोनों कंडीशन है तो उस केस में फिर सेक्शन 98, 99 और सेक्शन 100 अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, पहली चीज, पहली कंडीशन क्या कि एक तो वो अंडर फ्रूट लैंड है, पहली कंडीशन। दूसरी, उस लैंड का अभी तक रेवेन्यू सेटलमेंट नहीं हुआ है, तो सेक्शन 98, 99 और 100 इस केस में यहां पर अप्लाई नहीं होंगे। ठीक है, ये सेक्शन 101A ने बता दिया। उसके बाद है हमारा एग्जाम्पल, जैसे मैंगो ऑर्चार्ड लैंड है, ठीक है, तो अभी उसका कोई सेटलमेंट नहीं हुआ है, तो फिर वो मैक्सिमम लिमिट रूल कैसे लगाओगे, क्योंकि मैक्सिमम तो लैंड रेवेन्यू का सेटलमेंट का होता है और वही नहीं है। कॉमन सेंस की बात है, जब वही नहीं है तो फिर मैक्सिमम कैसे ला रहे हो। मैक्सिमम रेंट प्रोविजन डू नॉट अप्लाई टू विच लैंड, अंडर फ्रूट लैंड, ठीक है, जो कि अनसेटल्ड है, अंडर फ्रूट ट्रीज। उसके बाद सेक्शन 102 रिकवरी ऑफ एक्सेस रेंट। ठीक है, रिकवरी ऑफ एक्सेस रेंट, अधिक उगाई गई रकम की वसूली। अब देखिए क्या हो रहा है, लैंड होल्डर ने रेंट को मोर देन मैक्सिमम ले लिया, जैसे कि जो एस्टेट होल्डर है उसने टेनेंट से 3 टाइम्स लेना था मैक्सिमम, इतना ही ले सकते थे मैक्सिमम 3 टाइम्स, उसने 4 टाइम्स ले लिया, तो भाई ज्यादा ले लिया। और टेनेंट ने सब टेनेंट से 2 टाइम्स लेना था रेंट का, उसने 3 टाइम्स ले लिया, तो ज्यादा ले लिया। अब इस केस में अब एक्सेस रेंट चला गया, तो क्या होगा, तो सेक्शन 102 ने कहा डोंट वरी आई एम हियर। अगर लैंड होल्डर ने रेंट ज्यादा ले लिया है मैक्सिमम से, तो टेनेंट अप्लाई करेगा तहसीलदार को। ठीक है, टेनेंट अप्लाई करेगा तहसीलदार को 3 साल के अंदर अंदर। ठीक है, कितने साल के अंदर अंदर, 3 साल के अंदर अंदर, जिस दिन से उसने ये अमाउंट को रियलाइजेशन किया है। ठीक है, विद इन 3 years ऑफ सच रियलाइजेशन एक्सेस अमाउंट विल बी रिकवर्ड एज अरियर ऑफ लैंड रेवेन्यू। वेरी इंपॉर्टेंट, तो इसको कैसे रिकवर किया जाएगा, जैसे अरियर ऑफ लैंड रेवेन्यू, ऐसे इसको रिकवर किया जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है सेक्शन। ठीक है, जैसे कि टेनेंट ने 8,000 रुपए पे कर दिए और मैक्सिमम तो अलाउड था 6,000 रुपए। और कितना टाइम लिमिट है कि जो आपको रिकवरी करानी है एक्सेस रेंट की, तो कितना, 3 साल के अंदर अंदर तहसीलदार को अप्लाई कर दो। अब हमारा सेक्शन 103 कन्वर्जन ऑफ काइंड रेंट इनटू कैश। अब क्या हुआ कि जो आप रेंट को दे रहे थे काइंड में, ठीक है, जैसे कि आपने अपनी फसल का कुछ पोर्शन उसको दे दिया, तो आप रेंट पे कर रहे हो काइंड में। अब इस जो रेंट आप काइंड में पे कर रहे हो इसको कन्वर्ट कर दिया कैश में, पैसों में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, तो सेक्शन 103 ये कहता है वेयर रेंट रेट आर नॉट फिक्स्ड। रेंट रेट क्या है, वो फिक्स ही नहीं है। ठीक है, लेकिन जो सर्कल रेट्स हैं वो अवेलेबल हैं। जो सर्कल रेट्स हैं वो क्या है, अवेलेबल है। तो उस केस में क्या होगा कि जो असिस्टेंट कलेक्टर है वो कन्वर्ट कर देगा उस रेंट को, उस काइंड रेंट को इनटू कैश में ऑन एप्लीकेशन। क्या कह रहा है सेक्शन, इन एरियाज इन विच रेंट रेट्स हैव नॉट बीन इवॉल्व determined and section but assessment circles have been formed and circle rates have been determined, the assistant collector may on application, ठीक है, determine the rents in cash। ठीक है, तो आप असिस्टेंट कलेक्टर क्या कर रहा है, रेंट को डिटरमाइन कर रहा है इन कैश में, पेबल बाय द टेनेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ सच रेट्स। उस सर्कल रेट्स के अकॉर्डिंग में फिर क्या करेगा वो असिस्टेंट कलेक्टर जो है डिटरमाइन करेगा एंड अनाउंस करेगा दैट रेंट सो डिटरमाइन इन द विलेज इन द प्रिस्क्राइब मैनर। तो ठीक है, कोई बात नहीं, जो लैंड है उस पे रेंट रेट ही तो फिक्स नहीं है, लेकिन सर्कल रेट्स तो है, तो कोई बात नहीं, उस सर्कल रेट्स को हम ध्यान में रखते हुए अब एक रेंट को फिक्स कर देते हैं
और ये रेंट को कौन फिक्स कर रहे हैं? असिस्टेंट कलेक्टर कर रहे हैं अगर एप्लीकेशन लगाई जा रही है, ठीक है, टेनेंट द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पे कौन एप्लीकेशन लगा रहा है? यहाँ पर एप्लीकेशन है बाय टेनेंट। ठीक है, कि डिटरमाइन कर दो आप हमारा रेंट इन कैश। ठीक है, तो जैसे कि आप अभी तक जो टेनेंट था वो रेंट जो है क्रॉप फॉर्म में दे रहा था, लेकिन जो सर्कल रेट से अवेलेबल थे, तो अब कैश रेंट फिक्स कर दिया जाएगा। कौन करेगा? असिस्टेंट कलेक्टर। सेक्शन 103 में असिस्टेंट कलेक्टर है, और सेक्शन 102 में कौन था? तहसीलदार था। ठीक है, जो एक्सेस अमाउंट को रिकवर करा रहा था। ठीक है, एक्सेस अमाउंट को रिकवर कराने वाली अथॉरिटी तहसीलदार है। ठीक है, और रेंट अगर फिक्स नहीं है उसको डिटरमिन करने वाली अथॉरिटी असिस्टेंट कलेक्टर है। ठीक है, उसके बाद है हमारा कन्वर्जन इनटू कैश इज डन बाय असिस्टेंट कलेक्टर। तो ट्रिपल सी से याद कर लो, कन्वर्जन, कैश, कलेक्टर। ठीक है, और असिस्टेंट कलेक्टर खुद याद आ जाएगा आपको। मैक्सिमम रेंट आप कितना ले सकते हो काइंड में? ठीक है, अगर जैसे कि किसी लैंड पर खेती हो रही है और टेनेंट क्या कर रहा है, खेती करने के बदले में जो किराया देना है, तो वो किराया जो है वो काइंड में दे रहा है, उसी फसल का हिस्सा दे रहा है, तो वो कितना देगा, वो मैक्सिमम कितना हो सकता है, अब उसकी बात कीजिए। मैक्सिमम रेंट इन काइंड। ठीक है, सेक्शन 98, 1900 बात कर रहा था मैक्सिमम रेंट जो वहां पे किया जा रहा था वो इन कैश किया जा रहा था। अब यहाँ पर जैसे 2 टाइम्स 3 टाइम्स यहाँ पर है कि काइंड में है, तो कितना मैक्सिमम रेंट हो सकता है? तो सेक्शन 104 क्या बोलता है? When rent is paid in kind, maximum cannot exceed 1/6 of gross produce. तो जो आपका रेंट है जो आप काइंड में पे कर रहे हैं वो 1/6 होगा उस प्रोड्यूस का। ठीक है, कितना हो सकता है? ज्यादा से ज्यादा 1/6 हो सकता है। ठीक है, उसके बाद ग्रॉस प्रोड्यूस डज नॉट इंक्लूड। ठीक है, उस ग्रॉस प्रोड्यूस में आप क्या इंक्लूड नहीं करेंगे? स्ट्रॉ, भूसा और ड्राई स्टॉक्स। ठीक है, उसमें आप ये सब चीजें शामिल नहीं करेंगे। अब इसका सबसेक्शन 2 क्या कहता है? सबसेक्शन 2 ने ये कहा, द लिमिट डज नॉट इंक्रीज ऑलरेडी फिक्स्ड रेंट। ठीक है, इसने बोला कि ये जो लिमिट है वो क्या नहीं करेगी, वो उस जो रेंट फिक्स है उसको ऑलरेडी एक्सीड नहीं करेगी। जैसे कि उसने बोला मैक्सिमम तो 1/6 है, लेकिन टेनेंट जो पे कर रहा था वो कर रहा था 1/8, क्योंकि 1/8 तो कम रेंट हुआ ना 1/6 से, तो वो 1/8 पे कर रहा था। तो जैसे पहले बोला गया कि ये सिर्फ मैक्सिमम है, तो इसका मतलब ऑटोमेटिकली इंक्रीज नहीं है, उसी तरीके से मैक्सिमम है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो ऑलरेडी फिक्स रेंट है वो इंक्रीज हो जाएगा, ऐसा नहीं है। फिर वही बात है, लेकिन अब देखिए इसका ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है, आप इसको ध्यान से सुनना। इसमें कहा गया कि इसका जो एक्सप्लेनेशन है ये तुमने पढ़ लिया कि जो है ग्रॉस प्रोडक्ट ये चीजें इंक्लूड नहीं करेगा, भूसा और स्ट्रॉ हो गया, ड्राई स्टॉक्स हो गए, ये सब चीजें। इसका ए पॉइंट ने क्या कहा कि ये ऑटोमेटिकली इंक्रीज नहीं करेगा रेंट को। जैसे कोई पर्सन 1/8 जो है काइंड रेंट पे कर रहा था, तो ये नहीं है कि 1/6 अप्लाई हो जाएगा। अब इसका बी पॉइंट कहता है, बी पॉइंट ने ये कहा कि जो कस्टमरी रेंट होता है, जो बिघोरी होता है, वो एक कस्टमरी रेंट होता है। ठीक है, तो वो कस्टमरी जो रेंट है बिघोरी, उसको भी अफेक्ट नहीं करेगा। जो हमने मैक्सिमम रेंट बताया है 1/6, ये वाला जो प्रोविजन है कस्टमरी रेंट जो है बिगोरी, उसको भी अफेक्ट नहीं करेगा। तो मतलब जो कस्टमरी रेंट है बिगोरी वो वैलिड रहेगा। ठीक है, वो क्या रहेगा? वैलिड रहेगा। जैसे कि मैं बताती हूँ, इसका मतलब होता है कि जो कुछ क्रॉप्स होती हैं उन पर लोकल कस्टम से रेंट तय किया जाता है, तो उस पर ये सेक्शन अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, कुछ ऐसी क्रॉप्स होती हैं जिन पर लोकल कस्टम से ही रेंट तय होता है, तो उस पर ये सेक्शन अप्लाई नहीं होगा। वो क्रॉप्स कैसी हैं? जैसे कॉटन हो गई, फॉडर हो गया, जीरा हो गया, धनिया हो गया, टोबैको हो गया, ठीक है, लिंसीड हो गया। ये जो सारी क्रॉप्स हैं इन पर 1/6 वाला जो प्रोविजन है वो अप्लाई नहीं होगा। उसके बाद है सी पॉइंट। सी पॉइंट क्या कह रहा है? सी पॉइंट ने सिंपल सी बात की कि जो इट डज नॉट स्टॉप टेनेंट्स राइट ऑफ अबेटमेंट। ठीक है,
इसने कहा, इस सेक्शन ने, सी ने, इसके सी पॉइंट ने, इट डज नॉट स्टॉप टीनेंट्स राइट ऑफ अबेटमेंट। ठीक है, अब टीनेंट के पास क्या राइट है, जैसे कि क्या होता है कि अगर इन केस अगर जो लैंड होल्डर है वो टीनेंट का जो रेंट है वो बढ़ा देता है, तो रेंट बढ़ने पर टीनेंट के पास ये राइट है ना कि वो अपनी जो टेनेंसी है उसको खत्म कर सकता है, उसके पास राइट है। ठीक है, अबेट करने का। तो इस केस ने, तो इस सेक्शन ने ये भी बोल दिया कि ये इस राइट को अबेट नहीं करता। ठीक है, बार द राइट ऑफ अ टेनेंट अबेटमेंट और लैंड होल्डर टू इनहेंसमेंट ऑफ रेंट। देखो सिंपल सी बात है, जो लैंड होल्डर होता है उसका क्या राइट होता है, रेंट को इनहेंस करने का, जितना मैक्सिमम है उतना जा सकता है, ये जो है लैंड होल्डर का राइट है। ठीक है, और जो टेनेंट होता है उसका क्या राइट होता है, अबेट करने का। ठीक है, तो इन दोनों ही केस में ये जो सेक्शन है इनके राइट्स को स्टॉप नहीं करेगा। ठीक है, मतलब वो इनहेंसमेंट करना चाहे तो इनहेंसमेंट करना चाहे कर सकता है, और टेनेंट्स जो है रिडक्शन की मांग करे कि आप रिड्यूस कर दो, तो वो भी कर सकता है या अबेट कर सकता है बेसिकली। ठीक है, लैंड होल्डर का जो राइट है इनहेंसमेंट का वो भी नहीं प्रभावित होगा, ना ही जो है सब टेनेंट हो गया वो उसका, या फिर टेनेंट हो गया उसका भी राइट जो है प्रभावित नहीं होगा। बेसिकली ये बात कर रहा है। फिर सेक्शन डी कहता है कि अगर कोई भी और लीगल चार्जेस हैं तो वो भी अनइफेक्ट रहेंगे। ठीक है, अनइफेक्टेड रहेंगे, तो जो अदर लीगल चार्जेस है उसको भी अफेक्ट नहीं करेगा। तो सब सेक्शन 2 ने क्या बात की कि ये जो लिमिट है वो क्या क्या डज नॉट अप्लाई टू, किन किन चीजों पे, 4 चीजों पे, कि जो फिक्स रेंट है, ऑलरेडी फिक्स रेंट है उसको नहीं बढ़ाया जाएगा, बिगोरी जो रेंट है उस पर अप्लाई नहीं होगा, जो लैंड होल्डर का राइट होता है एनहांस करने का, रेंट और टेनेंट का होता है उसको रिड्यूस करने का, उसको भी अफेक्ट नहीं करेगा, और कोई अदर लीगल राइट है तो उसको भी अफेक्ट नहीं करेगा। ठीक है, ये बात करता है हमारा सेक्शन 104। अब इसका करते हैं MCQ। मैक्सिमम रेंट इन काइंड कितना हो सकता है, 1/6 ऑफ ग्रॉस प्रोड्यूस। ठीक है, उसके बाद है हमारा सेक्शन 105, हायर रेंट व्हेन लैंड होल्डर कॉन्ट्रीब्यूट्स। अब ये सेक्शन कह रहा है कि ज्यादा से ज्यादा और कितना, ठीक है, रेंट हो सकता है अगर टेनेंट के साथ साथ उस लैंड पर जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो किसका है, वो लैंड होल्डर का भी है। पहले तो जितना भी हमने बताया था मैक्सिमम 2 टाइम्स 3 टाइम्स 1/6, उसमें लैंड होल्डर का कोई कंट्रीब्यूट नहीं था, टेनेंट अपनी ही मेहनत से चीजें कर रहा था। अब सेक्शन 105 कहता है, वस्तु के रूप में लगान की उच्चतर दर जहां भूधारक उत्पादन में अंशदान करता है। तो देखिए, अगर लैंड होल्डर ने कंट्रीब्यूट किया है, ठीक है, कितना प्रतिशत खर्च किया है, 15% कॉस्ट। ठीक है, seed and manure, then rent can go up to 1/4 of the produce। अगर भूमिधर 50% खर्च दे रहा है, ठीक है, खेती में, बीज और खाद में, तो किराया 1/4 तक हो सकता है। इसका मतलब अभी तो हम ले रहे थे 1/6, फिर हम लेंगे 1/4। ठीक है, अगर लैंड होल्डर ने कंट्रीब्यूशन दिया है, वो भी 50% का कंट्रीब्यूशन दिया है। इसकी कंडीशन क्या है कि जो अग्रीमेंट है ना, फिर ये रजिस्टर्ड में होना चाहिए। ठीक है, इसकी क्या कंडीशन है कि जो अग्रीमेंट है क्या होना चाहिए, रजिस्टर्ड होना चाहिए, मतलब कि रिटर्न फॉर्म में होना चाहिए और रजिस्टर्ड होना चाहिए। इस बात को याद रखना तुम। उसके बाद है हमारा सेक्शन 100 इसका एग्जाम्पल जैसे प्रोड्यूस है 80,000, तो इसका नॉर्मल रेंट तो होना चाहिए 1/6, लेकिन अगर कंट्रीब्यूशन किया है तो इस प्रोड्यूस का फिर 1/4। ठीक है, जैसे ये 80,000 रुपए है ग्रॉस प्रोड्यूस, तो उसमें से रेंट 1/6 होगा, लेकिन कंट्रीब्यूशन के साथ है तो कितना रेंट होगा, 1/4। उसके बाद है हायर, जो रेंट है वो कितना अलाउड है, तो हायर रेंट और कितना हो सकता है, ज्यादा से ज्यादा 1/4। तो आप सेक्शन 100 के सामने लिख लीजिए, हायर रेंट कितना हो सकता है, 1/4 हो सकता है हायर रेट। उसके बाद है सेक्शन 106। 106 क्या बात करता है कि अब जो लगान है उसका परिकलन कैसे हो, ठीक है, रेंट को कैलकुलेट कैसे करेंगे। तो रेंट ऑफ अ होल्डिंग इज जनरली calculated according to the sanctioned
रेंट रेट्स ऑफ दैट एरिया। ठीक है, किसी भूमि का किराया सामान्यतः उसी क्षेत्र की स्वीकृत किराया दरों के अनुसार तय किया जाता है। जैसे कि एरिया का जो रेंट रेट है वो हो गया 500 रुपए पर बीघा। ठीक है, कितना है रेंट जो रेट कि पर बीघा पर वो 500 रुपए लेंगे। तो अगर 10 बीघा है तो फिर कितना हो जाएगा, 5000 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम कैलकुलेट करेंगे। रेंट को कैलकुलेट कैसे करते हैं, अकॉर्डिंग टू जो सैंक्शन रेंट रेट्स है उसके अकॉर्डिंग, सिंपल। सेक्शन 107 डिटर्मिनेशन ऑफ रेंट रेट्स। अब जो रेंट रेट्स हैं, ठीक है, उनको कैसे, मतलब जो लगान दर है उनकी अवधारणा कैसे होगी। ठीक है, देखिए अगर रेंट रेट फिक्स नहीं है, ठीक है, इफ रेंट रेट आर नॉट फिक्स्ड या फिर उनको रिवाइज करने की जरूरत है, तो फिर स्टेट गवर्नमेंट कैन ऑर्डर डिटर्मिनेशन ऑफ रेंट रेट्स और अपॉइंट किया जाएगा रेंट रेट ऑफिसर को, जो कि असिस्टेंट कलेक्टर की पोस्ट से नीचे का नहीं होगा। तो ठीक है, इस चीज को आप याद रख लो कि कौन यहाँ पर अपॉइंट, जो डिटर्मिनेशन हो रहा है रेंट रेट्स का, वो कौन कर रहा है, रेंट ऑफिसर। सेक्शन 102 का जो सेकंड पॉइंट है उसमें रेंट ऑफिसर की बात हुई है। ठीक है, इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी एरिया फॉर विच रेंट रेट हैव नॉट बीन डिटरमाइंड or in which revision of a rent rate before the expiry of the term of settlement is considered necessary, the state government may notification in the official gazette order that rent rate shall be determined for such area, ठीक है, whether by revision or otherwise, or appoint any officer not below rank of assistant collector, hereinafter called a rent officer, टू प्रपोज रेंट रेट। ठीक है, सिंपल सी बात है, रेंट रेट को जो डिटरमाइन कर रहे हैं वो रेंट ऑफिसर कर रहे हैं और असिस्टेंट कलेक्टर की पोस्ट से नीचे के नहीं होने चाहिए। तो एरिया में रेंट रेट्स जो आउटडेटेड हैं तो गवर्नमेंट जो है नए जो रेट्स होते हैं उनको तय करवाती है। रेंट रेट ऑफिसर को कौन अपॉइंट कर रहा है, स्टेट गवर्नमेंट कर रही है। सेक्शन 108 कहता है ड्यूरेशन क्या होगा, जो रेंट रेट्स हैं, ठीक है, उनकी अवधि क्या होगी। ठीक है, लगान दरों की अवधि क्या होगी। तो वंस रेंट रेट आर फिक्स दे रिमेन वैलिड टिल सेटलमेंट पीरियड एंड्स। ठीक है, तो जब तक वो सेटलमेंट पीरियड एंड नहीं हो जाता तब तक ये रेंट रेट क्या रहेंगे, फिक्स रहेंगे। ठीक है, तब तक ये रेंट रेट क्या रहेंगे, फिक्स रहेंगे। लेकिन एक्सेप्शन है, अगर गवर्नमेंट चाहे तो इससे रेंट जो है उसको रिवाइज कर सकती है सेटलमेंट पीरियड के एंड होने से पहले भी। तो जैसे सेटलमेंट पीरियड एंड हो रहा है रेंट रेट तभी तक फिक्स रहते हैं, लेकिन उसके पहले भी अगर स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो क्या रिवाइज कर सकती है, अगर जो प्राइजेस हैं वो राइज कर रहे हैं या फिर फॉल कर रहे हैं सिग्निफिकेंटली। इसका अपवाद क्या है कि अगर कीमतों में बड़ा बदलाव हो रहा हो तो पहले भी संशोधन हो सकता है। कभी ऐसा हो सकता है ना कि तेजी से जो है जो लैंड है वो तेजी से उसका जो वैल्यू है वो बढ़ रहा है, ठीक है, बहुत तेजी से इंक्रीज हो रहा है, तो फिर उस केस में पुराने जो लैंड रेट्स चल रहे हैं उसको जल्दी से रिवाइज किया जा सकता है। इस केस में इसका एक्सेप्शन है। जैसे कि सेटलमेंट पीरियड आया 10 साल के लिए, तो अब रेंट जो रेट है वो 10 साल तक वैलिड रहेगा। ठीक है, तो मैं जो रेंट रेट है वो 10 साल तक वैलिड रहेगा जब तक सेटलमेंट पीरियड है। इसके पीछे का कॉन्सेप्ट मैं बताती हूँ, क्योंकि हमने क्या पढ़ा था, जब एस्टेट होल्डर टेनेंट से रेंट ले रहा था वो कितना ले रहा था, सेटलमेंट पीरियड का जो सेटलमेंट जो रेट था, सेटलमेंट रेट था उसका 2 टाइम्स, और जो टेनेंट सब टेनेंट से ले रहा था वो ले रहा था 2 टाइम्स ऑफ जो टेनेंट ने रेंट लिया है उसका। तो जब तक सेटलमेंट पीरियड चलेगा तो उसका भी तो मैक्सिमम करने के लिए रेंट रेट उतना ही रहेगा, इसीलिए। ठीक है, रेंट रेट रिमेन वैलिड टिल सेटलमेंट पीरियड। फिर हमारा सेक्शन 109 एडिशनल पावर ऑफ रेंट रेट ऑफिसर। अब जो लगानदार अधिकारी है उसकी अतिरिक्त शक्ति क्या क्या है, तो ये सिंपल है। रेंट रेट ऑफिसर जो है वो ऑल्सो डिसाइड कर सकता है क्या क्या, रेंट डिटर्मिनेशन, ठीक है, कॉम्यूटेशन, इनहेंसमेंट, अबेटमेंट। ठीक है, इफ एम्पावर्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट। तो अभी हमने सेक्शन 107 में क्या पढ़ा,
कि जो अगर रेंट ऑफिसर है, स्टेट गवर्नमेंट अगर उसको अपॉइंट कर रही है, तो वो रेंट रेट को क्या कर सकता है, रिवीजन के माध्यम से या फिर नॉर्मली क्या कर सकता है, रेंट रेट डिसाइड कर सकता है। सेक्शन 109 कह रहा है कि रेंट रेट ऑफिसर ये भी कर सकता है साथ के साथ रेंट डिटर्मिनेशन के साथ साथ कम्यूटेशन एनहेंसमेंट और अबेटमेंट। लेकिन इसका प्रोविजन क्या कह रहा है, इफ एम्पावर्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट, अगर स्टेट गवर्नमेंट ने इसको ऐसा करने के लिए कहा है तब। हिज ऑर्डर्स आर लाइक असिस्टेंट कलेक्टर, और इसके ऑर्डर्स को कैसे ट्रीट किया जाएगा, जैसे कि असिस्टेंट कलेक्टर के ऑर्डर्स हैं, ठीक है। हिज डिटर्मिनेशन, देखिए, when rent rate have been determined under the provision of this act for any area or part of area, they shall not be determined again until the term of settlement of such area has expired. तो वेट, अच्छा ये ड्यूरेशन तो हमने कर लिया 108 का, हम कर रहे हैं 109 पावर ऑफ रेंट ऑफिसर। तो और एडिशनल पावर क्या है रेंट ऑफिसर की, अच्छा 109, इन एडिशन टू प्रपोजिंग रेंट रेट्स अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, द रेंट रेट ऑफिसर शैल इफ सो एम्पावर्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड, ठीक है, क्या डिसाइड कर रहा है साथ के साथ, सूट्स फॉर द, अब उसके पास आए हैं सूट, ठीक है, सूट किस चीज से रिलेटेड है, डिटर्मिनेशन, कम्यूटेशन, अबेटमेंट, इनहेंसमेंट ऑफ रेंट। तो वो रेंट रेट ऑफिसर सूट भी डिसाइड कर रहा है, ठीक है, सूट भी डिसाइड कर रहा है कि देखो, जैसे भी तो हो सकता है ना कि जितना बाई चांस रेंट तय किया गया, कितना भी रेंट तय किया गया, तो अब उस पर विवाद हो गया कि ये तो रेंट ज्यादा है, तो उस विषय में कौन डील कर रहा है, रेंट रेट ऑफिसर। और इसका सबसेक्शन 2 ने क्या कहा, such suit may be instituted in his court within such period as may be fixed by him with the sanction of the board, and decrees and orders passed by therein shall be subject to appeal। पहली बात, जब आप रेंट रेट ऑफिसर के कोर्ट में सूट फाइल कर रहे हैं, तो किसकी सैंक्शन की रिक्वायरमेंट है, सैंक्शन चाहिए बोर्ड की, ठीक है। साथ के साथ जो सूट फाइल कर रहे हैं उस पर जो डिक्री आती है, ठीक है, या ऑर्डर आ रहा है, उस ऑर्डर और डिक्री की अपील भी हो सकती है, रिवीजन भी हो सकता है, रिव्यू भी हो सकता है, एज इफ दे वर डिक्रीज एंड ऑर्डर पास्ड बाय एन असिस्टेंट कलेक्टर, ठीक है। तो कैसे माना जाएगा, जैसे कि ये डिक्री जो है, रेंट रेट ऑफिसर की डिक्री, ठीक है, उसको ट्रीट किया जाएगा एज डिक्री ऑफ असिस्टेंट कलेक्टर, यहां से एमसीक्यू बनेगा, ठीक है। तो टेनेंट का डिस्प्यूट अगर हुआ है ऑन रेंट पर, ठीक है, तो रेंट ऑफिसर डिसाइड करेगा इस सूट को। और जो रेंट रेट ऑफिसर है वो डिसाइड क्या करता है, ओनली रेट्स या डिस्प्यूट या बोथ, तो दोनों चीजें डिसाइड कर रहा है, रेट्स भी और डिस्प्यूट भी। सेक्शन 110, फॉर्मेशन ऑफ सर्कल्स एंड सॉइल क्लासिफिकेशन, वृत्त निर्माण और मिट्टी का वर्गीकरण। देखिए, बिफोर फिक्सिंग रेंट, ठीक है, रेंट को फिक्स करने से पहले अगर एरिया डिवाइडेड है सर्कल्स में, ठीक है, तो बिफोर फिक्सिंग रेंट एरिया इज डिवाइडेड इनटू सर्कल, the rent rate officer shall, if area for rent rate are to be determined is already divided into assessment circle, propose separate rate for each circle and for each separate class of soil therein। ठीक है, तो रेंट फिक्स करने से पहले अगर जो एरिया है वो ऑलरेडी डिवाइड है सर्कल्स में, ठीक है, असेसमेंट सर्कल्स में, तो फिर वो सेपरेट रेट बताएगा हर एक सर्कल के, और ईच सेपरेट क्लास ऑफ सॉइल देयरिन, जैसे कि समझ लिए 3-4 सर्कल्स हैं, ठीक है, तो हर एक सर्कल का वो जो है वो रेंट अलग अलग बताएगा, और हर सॉइल का वो अलग अलग क्या करेगा, सेपरेट जो क्लास ऑफ सॉइल है उसको भी वो अलग अलग तरीके से क्लासिफाई करेगा, ठीक है। डिफरेंट रेंट फॉर डिफरेंट सॉइल एंड एरिया, ठीक है, हर सॉइल का एक डिफरेंट रेंट होगा और हर एक एरिया का एक डिफरेंट रेंट होगा। इफ नॉट ऑलरेडी डन, ऑफिसर विल डू क्लासिफिकेशन एंड डिवीजन, और अगर ऐसा सर्कल रेट जो है, सर्कल असेसमेंट सर्कल नहीं है, तो ऐसा क्लासिफिकेशन को फिर किया जाएगा, ठीक है, क्लासिफिकेशन किया जाएगा, और कौन करेगा, रेंट रेट ऑफिसर क्लासिफाई करेगा,
द सॉइल एंड मेक सर्कल इन द मैनर लेट डाउन इन द राजस्थान लैंड समरी सेटलमेंट एक्ट 1953। ठीक है, तो अगर एरिया डिवाइड है तो हर सर्कल के लिए और हर एरिया के लिए और उसकी सॉइल के लिए अलग होगा रेंट, और अगर नहीं डिवाइड है तो फिर रेंट रेट ऑफिसर पहले सर्कल को डिवाइड करेगा। ठीक है, जो है असेसमेंट सर्कल होंगे और फिर क्या है उसका रेंट डिसाइड किया जाएगा, और बेसिकली रेंट ऑफिसर का काम बता रहे हैं। फिर है एग्जाम्पल, फर्टाइल लैंड है उसका हाई रेंट होगा, सैंडी लैंड होता है उसका लो रेंट होगा। सॉइल क्लासिफिकेशन इज डन बाय रेंट रेट ऑफिसर, इसके साथ लिख लीजिए सामने, रेंट रेट ऑफिसर क्या करता है, क्लासिफिकेशन करता है। ठीक है, सॉइल और इन सब एरिया की। फिर है सेक्शन 111 बेसिस ऑफ रेंट रेट। ठीक है, जो दर है उसका आधार क्या होगा। तो देखिए, जो रेंट रेट ऑफिसर है जो फेयर रेंट तय करते समय इन बातों को ध्यान में रखेगा, जैसे कि पास्ट के जो रेंट लेवल्स थे वो कितने थे, मार्केट प्राइस क्या चल रहा है अभी क्रॉप्स का। ठीक है, सेक्शन 111 के अंदर 8 पॉइंट्स हैं जिसको क्या करना है, रेंट रेट ऑफिसर क्या करेगा, जो है उसको रिगार्ड करेगा जब रेंट रेट को वो डिसाइड कर रहा होगा। ठीक है, तो पास्ट रेंट लेवल्स क्या थे। ठीक है, इन पॉइंट्स को लिखते चलो। जैसे फर्स्ट क्या है कि पास्ट जो रेंट लेवल्स, ठीक है, अगर आप देखेंगे द लेवल ऑफ रेंट पेड बाय टेनेंट्स हु हेल्ड और वर एडमिटेड एट द डिफरेंट टाइम्स टू सब्सटेंशियल होल्डिंग ओवर अ सीरीज ऑफ ईयर्स। तो सिंपल सी बात है, जो उसका फर्स्ट पॉइंट है उसके सामने लिख लो पास्ट रेंट लेवल्स। सेकंड है द प्राइस ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस प्रिवेलिंग इन द मेन मार्केट ऑफ द नेबरहुड ऑफ सच लैंड। तो मतलब उस टाइम पे जो है मार्केट प्राइजेस क्या थे। ठीक है, तो आप मार्केट प्राइस लिख लो। फिर क्या है, द चेंजेस इन द क्रॉप्स ग्रोन एंड द क्वांटिटी ऑफ द प्रोड्यूस। तो भाई टाइप क्या है और क्वांटिटी क्या है प्रोड्यूस की, इसको अंडरलाइन कर लो। फिर है फोर्थ, टोटल वैल्यू ऑफ प्रोड्यूस। ठीक है, फोर्थ क्या है, टोटल वैल्यू ऑफ प्रोड्यूस। फिफ्थ रिलेट कर रहा है रोटेशन ऑफ क्रॉप्स। ठीक है, क्रॉप रोटेशन के बारे में। ठीक है, क्रॉप रोटेशन एंड रेस्ट ऑफ लैंड, बाकी की लैंड जो बची हुई है। फिर उसके बाद है 6 द रिजल्ट ऑफ क्रॉप कटिंग। तो क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट, क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट। देखो मैं आपको पढ़ा रही हूँ ना, तो मैं साथ के साथ खुद भी लिख रही हूँ नोट्स को। ठीक है, ताकि आप भी मेरे साथ साथ लिखें, तो लिखते जाना इस सबको। 7th क्या है इसका, कॉस्ट क्या होगी, कल्टीवेशन की कॉस्ट क्या लगी है। ठीक है, और 8th क्या है इसका, जो भी रेलेवेंट फैक्टर्स है अदर मैटर्स। तो बेसिकली 8 पॉइंट है कि जब रेंट रेट ऑफिसर एक फेयर रेंट को तैयार करेगा। देखो यहाँ पर लिखा है कि जो रेंट रेट है विल अपीयर टू हिम टू बी फेयर, फेयर रेंट रेट होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद है एग्जाम्पल, प्रोड्यूस वैल्यू, जैसे कि एग्जाम्पल प्रोड्यूस वैल्यू 60,000 रुपए आई है। ठीक है, प्रोड्यूस वैल्यू आई है 60,000, तो मैक्सिमम रेंट इस पे कितना लग सकता है, ज्यादा से ज्यादा 10,000 रुपए। पूरी प्रोड्यूस वैल्यू कितनी आई है 60,000, तो मैक्सिमम कितना लग सकता है इस पे रेंट, 10,000 रुपए। क्योंकि अगर आप ये पॉइंट देखेंगे, रेंट शुड नॉट एक्सीड 1/6 ऑफ वैल्यू। ठीक है, रेंट कितना एक्सीड नहीं करना चाहिए। इसका 4th पॉइंट है ना, वो हमने मिस कर दिया, उसके आगे लिख लीजिए, जो रेंट है वो सब कुछ होने के बाद 1/6 वैल्यू से एक्सीड तो नहीं करना चाहिए। द वैल्यू ऑफ द प्रोड्यूस विद अ व्यू टू सीइंग दैट द वैल्यूएशन ऑफ द होल्डिंग एट द प्रपोज्ड रेट डज नॉट एक्सीड 1/6 ऑफ सच वैल्यू। ठीक है, वैल्यू ऑफ प्रोड्यूस, तो ये 60,000 है तो मैक्सिमम रेंट होगा 1,000। तो मैक्सिमम वैल्यूएशन लिमिट कितनी दे दी, 1/6 दे दी। मैक्सिमम कितनी दी है, 1/6। फिर है 112 एप्लीकेबिलिटी ऑफ रेंट रेट। ठीक है, कि अब जो है प्रस्तावित दर है उसका उपांतरण सहित या उसके बिना लागू होना।
एप्लीकेबिलिटी ऑफ प्रपोज्ड रेट्स विद और विदाउट मॉडिफिकेशन। अब देखिए, रेंट रेट ऑफिसर है, उसने डिसाइड कर दिया ये रेंट है। अब क्या होगा, जो रेट्स है या तो डायरेक्ट अप्लाई कर दिया जाएंगे या थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन कर देंगे। मॉडिफिकेशन कैसे होगा कि भाई होल विलेज पे लग रहा है या नहीं लग रहा, या बता देंगे सिर्फ स्पेसिफिक एरिया पे इतना लगेगा, ये स्पेसिफिक सॉइल है इसलिए इस पे इतना रेंट लग रहा है। तो ऐसे से अप्लाई किया जाएगा। पुअर सॉइल एरिया है उसको थोड़ा सा कम रेंट देना पड़ेगा। तो जो रेट्स में बी अप्लाइड विद और विदाउट मॉडिफिकेशन, फिर सेक्शन 113 स्पेशल केसेस। अब देखिए स्पेशल केसेस कैसे, जैसे कि स्पेशल प्रोविजन फॉर रेट्स इन स्पेशल केसेस। तो जो रेट्स स्पेशल केसेस में भी हो सकते हैं। रेंट जो रेट ऑफिसर है वो क्या कर सकता है, स्पेशल रेंट रेट हो सकता है फॉर शिफ्टिंग कल्टीवेशन के लिए, या फिर कन्वर्जन ऑफ काइंड रेंट टू कैश। द रेंट रेट ऑफिसर शैल ऑल्सो प्रपोज मॉडिफाइड रेंट रेट फॉर ट्रैक्ट्स ऑफ अनस्टेबल एंड शिफ्टिंग कल्टीवेशन। तो रेंट रेट ऑफिसर और भी क्या कर सकता है कि रेंट रेट को मॉडिफाई कर देगा, किस जो है किस लैंड के लिए, अगर अनस्टेबल लैंड है तो उसका भाई ठीक है कम किराया दे रहे हैं, या फिर शिफ्टिंग कल्टीवेशन होती है उस पे तो उसका जो है रेंट चेंज किया जा सकता है। या फिर व्हेन द ग्रेटर पार्ट ऑफ द रेंट ऑफ अ विलेज, जो ग्रेटर पार्ट है रेंट का ऑफ अ विलेज इज पेड इन काइंड रेट फॉर द कम्यूटेशन ऑफ सच रेंट। ठीक है, तो कन्वर्जन कर सकता है काइंड रेंट को कैश में, तो ये सारे रेंट ऑफिसर काम कर सकता है। तो क्रॉप रेट को कन्वर्ट कर दिया कैश में, तो ये स्पेशल जो रेट्स है अप्लाई हो रहे हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन में। फिर है हमारा सेक्शन 114 पब्लिकेशन एंड सैंक्शन। अब जो रेंट रेट है, अब क्या किया जाएगा, तो अब जो है उसका जो प्रपोजल है रेंट रेट वाला उसको पब्लिश किया जाएगा। फिर ऑब्जेक्शंस मंगाए जाएंगे, अगर ऑब्जेक्शंस आ गए हैं तो हो सकता है कि मॉडिफाई कर दे, या फिर वापस जो है बोर्ड को फिर ये जो हमने रेंट रेट डिसाइड किया है इसको क्या है बोर्ड के पास भेजेंगे। बोर्ड चाहे तो अप्रूव कर सकता है, चेंज कर देगा, फिर वो बोर्ड आगे इसको गवर्नमेंट के पास भेजेगा और गवर्नमेंट इसको फाइनल अप्रूवल देगी। ये सिंपल है। जैसे ऑफिसर है उसने 1,000 रुपए रेंट डिसाइड किया, बोर्ड ने कहा 900 रुपए, तो ठीक है गवर्नमेंट ने अप्रूव कर दिया 900 रुपए रेंट रेट, तो फाइनल अप्रूवल तो स्टेट गवर्नमेंट करती है। फिर है सेक्शन 115। अब के सारे सिंपल है, ठीक है। फिक्सेशन ऑफ रेंट, ठीक है, लगान का नियतन। तो इफ अगर कोई अग्रीमेंट नहीं हुआ, ठीक है, क्योंकि हमने पढ़ा था जब इनिशियल रेंट पे कर रहे हैं तो अग्रीमेंट से हो रहा है। अब अग्रीमेंट तो हुआ ही नहीं दोनों के बीच में, रेंट ही ये लोग फिक्स नहीं कर पा रहे हैं, तो टेनेंट और लैंड होल्डर जो है कोर्ट के पास जा सकता है, फिर कोर्ट फिक्स कर देगा कि ये आपके रेंट है, ठीक है। उसके बाद है यदि किराया तय नहीं है तो कोर्ट तय कर देगा। नो अग्रीमेंट कोर्ट फिक्सेस रेंट। तो रेंट कौन फिक्स कर रहा है, बेसिकली कोर्ट कर रहा है। सेक्शन 116 कहता है रेंट आफ्टर पार्शियल इजेक्टमेंट, ठीक है। डिटर्मिनेशन ऑफ रेंट ऑन पार्शियल इजेक्टमेंट और सरेंडर, आंशिक बेदखली या अभ्यर्पण पर लगान का अवधारण। इफ पार्ट लैंड रिमूव्ड और सरेंडर, आंशिक बेदखली या त्याग पर रेंट ऑफ रिमेनिंग लैंड इज रीडिटरमाइंड बाय कोर्ट। तो बाकी जमीन का किराया फिर से तय होगा। जैसे कि पहले 10 बीघा पर लैंड ले रखा था उसने, उसका रेंट पे करा था, वो 5 बीघा पे, तो अब रेंट तो उसका फिर दोबारा से डिसाइड होना चाहिए ना। एग्जैक्टली 10 बीघा 6 अब लेफ्ट किया है, तो अब नया रेंट। तो ये पार्शियल जो इजेक्टमेंट रेंट होता है इसको कौन डिसाइड कर रहा है, इसको भी कोर्ट डिसाइड कर रहा है। फिर है रेंट डिस्प्यूट। तो तहसीलदार कैन डिस्प्यूट, तहसीलदार कैन डिस्पाइट तहसीलदार कैन डिसाइड डिस्प्यूट रिगार्डिंग क्रॉप फेलियर, मोड ऑफ रेंट पेमेंट और पास्ट प्रैक्टिसेस। जो सेक्शन 117 है, अगर आप देखेंगे तो बहुत बड़ा सेक्शन है इसका, लेकिन बेसिस इतना समझ लो कि अगर क्रॉप फेलियर हो जाता है, ठीक है, अब वैसे ही नुकसान हो गया है टेनेंट का, तो उस केस में अब कितना रेंट पे करें, तो फिर ये सब जब डिस्प्यूट आ रहे हैं, या फिर रेंट का जो पेमेंट है उसका मोड, या फिर कुछ पास्ट प्रैक्टिस चली आ रही है, अब उसका डिस्प्यूट चल रहा है कि पहले तो हम इतना रेंट पे करते थे और इस तरीके से चीजें होती थी, इस तरीके से। तो अब ये सारे जो डिस्प्यूट है इन सब चीजों से रिलेटेड वो कौन तय करेगा, वो करेगा तहसीलदार, ठीक है। तो डिस्प्यूट ओवर क्रॉप लॉस इज डिसाइडेड बाय तहसीलदार, ठीक है। डिस्प्यूट डिसाइड बाय तहसीलदार। सेक्शन 118 कम्यूटेशन ऑफ रेंट, लगान का संपरिवर्तन। तो अगर रेंट काइंड में है और उसको कैश में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो कोर्ट डिसाइड कर सकता है। एक्सेप्शन, एक्सेप्शन क्या है कि अगर लैंड फ्लक्चुएट हो रही है हैवीली,
ठीक है, उपज का किराया नगद में बदला जा सकता है और ये कोर्ट निर्णय करेगा। तो कम्यूटेशन मीन्स कन्वर्जन टू कैश। उसके बाद है सेक्शन 119 पीरियड ऑफ रेंट। तो वन रेंट इज फिक्स और कम्यूटेड इट रिमेन्स टिल सेटलमेंट पीरियड एंड्स। तो हमने पहले भी पढ़ा था कि रेंट कब तक जो है ड्यूरेशन में रहता है, जब तक कि सेटलमेंट पीरियड एंड नहीं हो जाता। लेकिन एक और कंडीशन थी, उसमें एक्सेप्शन थी, वो मैंने बताई थी, कमेंट में बताना। फिर है रेंट फिक्स्ड, तो कब तक सेटलमेंट तक वैलिड रहेगा रेंट। एक सेक्शन 120 मेथड ऑफ वेरिंग रेंट। ठीक है, लगान में परिवर्तन करने का तरीका। रेंट कैन बी चेंज्ड ओनली बाय रजिस्टर्ड अग्रीमेंट। ठीक है, तो कितने तरीके बताए हैं? 2 तरीके बताए हैं। आप रेंट को जो अगर बदलाव करना चाहते हैं 2 तरीके से, या तो अग्रीमेंट करके, और बी पॉइंट कह रहा है या फिर कोर्ट के ऑर्डर से। कंपिटेंट कोर्ट जो है ऑर्डर देके क्या कर सकता है? रेंट को चेंज कर सकता है। तो क्या ओरल एग्रीमेंट से आप कर सकते हो? रेंट चेंज नहीं, इनवैलिड है। रेंट वेरिएशन तो कैसे अलाउड है? सिर्फ रजिस्टर्ड एग्रीमेंट से। फिर उसके बाद 121 ग्राउंड क्या हो सकते हैं रेंट इनहेंसमेंट के? तो भाई रेंट इंक्रीज तभी होगा जब रेंट या तो बहुत कम है, या प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है नेचुरल कॉजेस से, या फिर लैंड होल्डर ने कुछ इंप्रूवमेंट कर दिया, या फिर जो एरिया है वो बढ़ गया तो रेंट भी बढ़ेगा। ठीक है, तो ये 4 पॉइंट है जो मैंने आपको शॉर्ट में बता दिए। प्रोविजन ये कह रहा है द रेंट शैल इन नो केस बी इनहेंस एज टू एक्सीड द मैक्सिमम लेट डाउन इन दिस चैप्टर। इस केसेस में इनहेंसमेंट हो सकता है, लेकिन प्रोविजन ने ये कह दिया कि जो सेक्शन 98 और 99 में जो मैक्सिमम बताया गया है ना रेंट, उससे ज्यादा तो कभी भी एक्सीड नहीं करेगा। ठीक है, तो रेंट कब एनहेंस हो रहा है? जब प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो रही है। फिर है सेक्शन 122 लिमिट कितनी है इनहेंसमेंट की? तो देखिए लिमिट क्या बताई गई है। तो मैक्सिमम आप कितना इंक्रीज कर सकते हैं? तो मैक्सिमम जैसे इंक्रीज कर सकते हैं 1/4। तो जो नया रेंट है तो वो क्या होगा? वो 3/4 ऑफ सैंक्शन रेंट से क्या है? ज्यादा हो सकता है एनहेंसमेंट के बाद। ठीक है, तो कितना हो सकता है? 3/4 ऑफ जो सैंक्शन रेंट है, तो न्यू रेंट उससे ज्यादा हो सकता है। तो एक्सेप्शन क्या है? जो एरिया इंक्रीज केस में लिमिट लागू नहीं होगी। ठीक है, अगर एरिया इंक्रीज हुआ है तो उस केस में ये लिमिट फिर लागू नहीं होगी, क्योंकि जितना ज्यादा बढ़ता जाएगा उतना ज्यादा इंक्रीज होता जाएगा। तो ग्रेजुअल इंक्रीज कितना है? अप टू 3 इयर्स। तो अधिकतम वृद्धि तो क्या है? 1/4 हो सकती है, और नया किराया तो जो है 3/4 से कम नहीं होगा। और इसका भी एक एक्सेप्शन है कि क्षेत्र बढ़ रहा है तो फिर ये वाली लिमिट नहीं लगेगी। एग्जाम्पल कि अगर 1000 रुपए रेंट है तो मैक्सिमम 1250 हो सकता है। तो मैक्सिमम इनहेंसमेंट कितनी बता दी इस सेक्शन ने? 1/4। उसके बाद है टेनेंट्स प्ली। अगर टेनेंट प्रूव कर देता है कि इम्प्रूवमेंट जो है उसने खुद ने की है, तो फिर क्या है? इस बात को देखो सेक्शन 123 tenants plea in enhancement suit or application if a tenant from whom enhancement of rent is claimed rent is claimed proves that the whole or any portion of the enhancement so claimed is due to an improvement which was made by him within the last year and which he was entitled to make, the court shall pass a decree order only for such enhancement, if any, as it might have passed if tenant had made no improvement. ठीक है, तो अगर टेनेंट ने इम्प्रूव कर दिया है कि भाई इम्प्रूवमेंट तो मैंने खुद ने की थी, ठीक, तो वो कोर्ट इसको इग्नोर कर सकता है और रेंट को जो है इंक्रीज ऐसे किया जाएगा जैसे कि इम्प्रूवमेंट हुई ही नहीं थी। ठीक है, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। एज इट माइट हैव पास्ड इफ द टेनेंट हैड मेड नो इम्प्रूवमेंट। ठीक है, तो टेनेंट इम्प्रूवमेंट लीड्स टू नो इंक्रीज। टेनेंट की इम्प्रूवमेंट का मतलब है कि कुछ इंक्रीज नहीं हुआ। उसके बाद है ग्राउंड्स फॉर अबेटमेंट। ये सब सिंपल है चीजें, इसलिए मैं बता रही हूँ, बाकी जो टेक्निकल पॉइंट्स है वो मैंने आपको करवा दिए। अब ये सिंपल है। लगान की कमी के आधार, तो क्या क्या है? ग्राउंड क्या है जो अबेट हो सकता है? मतलब रेंट कब रिड्यूस हो सकता है? जब रेंट बहुत ज्यादा हाई है, प्रोडक्टिविटी जो है डिक्रीज हो गई है, एरिया कम हो गया है,
या एग्रीमेंट खुद ही करके उन्होंने अलाउ कर दिया कि ठीक है, या फिर मैक्सिमम से ज्यादा ले रहे हो आप, उस टाइम पे उस समय में क्या हो सकता है कि जो रेंट है उसका अबेटमेंट हो सकता है, अगर ये ग्राउंड है तो अबेटमेंट ग्राउंड क्या है, प्रोडक्टिविटी डिक्रीज। फिर है इनहेंसमेंट और अबेटमेंट व्हेन टू टेक इफेक्ट। ये जो इनहेंसमेंट हो रहा है रेंट का या अबेट हो रहा है, कब से इफेक्ट होगा, तो इफेक्टिव होगा फ्रॉम नेक्स्ट एग्रीकल्चर ईयर से। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कभी से भी आपने ये जो रेंट रेट है इसको कभी से भी इफेक्ट में ला रहे हो, जो नेक्स्ट एग्रीकल्चरल ईयर आएगा, ठीक है, उस समय से ये क्या होगा, इफेक्ट में आएगा। आप मुझे बताएंगे कि जो सेक्शन 5 है उसमें एग्रीकल्चरल ईयर जो है सब सेक्शन 1 में दिया है, उसमें सब एग्रीकल्चरल कब से कब तक माना जाता है, तो फर्स्ट डे ऑफ जुलाई से लेकर अगले साल का जो क्या होगा, एंडिंग ऑन द 30th डे ऑफ जून। ठीक है, तो 1 जुलाई से 30 जून, 1 जुलाई से 30 जून, इसको हम क्या बोलते हैं, एग्रीकल्चरल ईयर बोलते हैं। ठीक है, एग्रीकल्चरल ईयर। तो फिर उसने बोला नेक्स्ट एग्रीकल्चरल ईयर, तो कब से होगा, 1 जुलाई से वापस। ठीक है, लेकिन कोर्ट चाहे तो फिर जो है डेट को चेंज कर सकती है। उसके बाद है रेमिशन और सस्पेंशन ऑफ रेंट इन एग्रीकल्चरल कैलेमिटीज। कृषि विपदा में लगान की छूट या उसका निलंबन। ठीक है, या तो छूट दे दी जाएगी या फिर उसको सस्पेंड, निलंबन कर दिया जाएगा रेंट को। अगर कैलेमिटी आ जाती है, आपदा आ जाती है, तो उसमें किराया को माफ भी किया जा सकता है, स्थगित किया जा सकता है। जैसे सूखा पड़ गया, अब वो बेचारा टेनेंट कहाँ से तुम्हें रेंट दे, उसकी तो खुद जो है प्रोड्यूस नहीं हो पाई है, मतलब वो प्रोडक्टिविटी नहीं कर पाया है, तो फिर कहाँ से देगा, तो फिर ऐसा भी हो सकता है कि रेमिट किया जा सके। ये इंपॉर्टेंट सेक्शन है सेक्शन 126 कि रेंट को रेमिट भी किया जा सकता है, सस्पेंड भी किया जा सकता है। फिर सेक्शन 127 लिमिटेशन। ठीक है, तो अब देखिए जो लिमिटेशन है उसमें जो सस्पेंशन पीरियड है उसको एक्सक्लूड किया जाता है। ठीक है, पीरियड ऑफ सस्पेंशन टू बी एक्सक्लूडेड इन कंप्यूटिंग पीरियड ऑफ लिमिटेशन। ठीक है, when the payment of any sum has been suspended in accordance with the provision of section 126, the period during which the suspension continues shall be excluded in the computation of the period limitation prescribed for suitor application for the recovery of such sum। ठीक है, तो जैसे कि अगर जो लैंड होल्डर है उसको अपना जो सूट फाइल कर रहा है क्योंकि उसको रेंट रिकवर करना है, टेनेंट ने नहीं किया, तो जिस बीच में सूखा पड़ा था उस उतने टाइम पीरियड को एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे 2 साल का सस्पेंशन एक्सक्लूड हो जाएगा, तब तक क्या है, सूखा पड़ रहा था। फिर है सेक्शन 128 नॉन रिकवरी ऑफ रेंट रेमिटेड और सस्पेंडेड। ठीक है, तो जो रेमिटेड और जो सस्पेंडेड रेंट होता है उसको रिकवर नहीं किया जाएगा। ठीक है, उसको वसूला नहीं जाएगा। फिर सेक्शन 129 है, वो बात करता है इमरजेंसी रिवीजन। ठीक है, रिवीजन ऑफ रेंट इन इमरजेंसीज, आपात स्थितियों में लगान का पुनरीक्षण। तो गवर्नमेंट में अपॉइंट ऑफिसर, ठीक है, और जो कि कलेक्टर की रैंक से क्या है, कम का नहीं होना चाहिए, उससे ज्यादा होना चाहिए, तो उसको वो पावर दे देंगे। ठीक है, उसको क्या करेंगे, पावर दे देंगे किस चीज के लिए, कि जो रेंट है उसको इंक्रीज या डिक्रीज किया जाए। ठीक है, और ये इमरजेंसी रिडक्शन माना जाएगा। और देखिए ये जो ऑफिसर है यहाँ पे बात की गई है वो है रेंट रेट ऑफिसर से कम की जो है, अच्छा कलेक्टर, गवर्नमेंट में अपॉइंट ऑफिसर, ठीक है, नॉट बिलो द रैंक ऑफ कलेक्टर एंड इन्वेस्ट हिम विद ऑल और एनी ऑफ द पावर ऑफ रेंट ऑफिसर एंड। फिर इस ये जो कलेक्टर है इसको ये सारी पावर भी मिल जाएगी, जैसे कि रेंट रेट ऑफिसर की पावर। ठीक है, फिर जो इसकी अपील है वो रेवेन्यू अथॉरिटी के पास जाएगी। ठीक है, और इस जो है रिवीजन भी बोर्ड कर सकता है। The power in any emergency to abate rent summarily otherwise than in accordance with such rent. Every order abating or enhancing rent under this section shall take effect from such date not preceding the beginning of agriculture next following year in which the order was passed, as as the officer passing it may direct. Third point important, an appeal against the order of officer, ठीक है, appointed under this section abating or enhancing rent shall lie to the revenue appellate authority। ठीक है, तो अपील किसके पास जाएगी, जो ऑफिसर का ऑर्डर आया है उसकी अपील जाएगी रेवेन्यू अपीलेट अथॉरिटी के पास, और रिवीजन शैल लाई टू द बोर्ड, और अगर आप चाहो तो बोर्ड को रिवीजन भी फाइल कर सकते हो फ्रॉम एन अपीलेट ऑर्डर ऑफ द रेवेन्यू अपीलेट अथॉरिटी। तो अपील में पहले आप गए रेवेन्यू अथॉरिटी के पास, ठीक है, फिर रेवेन्यू अथॉरिटी का जो अपीलेट ऑर्डर आया आपने उसकी रिवीजन करा दी बोर्ड के पास। तो बेसिकली ये है। तो इमरजेंसी प्रोविजन जो इमरजेंसी है उसको कौन रिवीजन कर रहा है, स्टेट गवर्नमेंट का कोई ऑफिसर। ठीक है, सो
हाउस द सेशन। आगे आपको सेक्शन 93 से लेकर सेक्शन 129 तक समझ, बहुत इंपॉर्टेंट मैंने एस्पेक्ट आपको पढ़ाया है। ट्रस्ट में, मतलब अगर एक बार ये आपको समझ आ गया ना, तो इसमें से जो क्वेश्चन बनेगा ना वो टेक्निकली बनेगा और वो आपको आता होगा। ठीक है, तो अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा है तो आप जरूर इस वीडियो को लाइक कीजिए, एक अच्छा सा कमेंट। ठीक है, अगर कोई डाउट है तो कमेंट में पूछ लीजिए, और अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाले टाइम में बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस मैं अपलोड करूंगी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय बाय, टेक केयर।